हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके जीके जीएस का क्वेश्चन का एनालिसिस मैं रेगुलर बेसिस पे करवा रहा हूं। तो फ्रेंड, आज हम 10 मई के सभी शिफ्ट के 75 प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल से। आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल आता है, क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन यह अपने देश भारत में किया जाएगा। करेक्ट आंसर भारत हो जाता। भारत 2023 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2023 की आईसीसी पुरुष कप क्रिकेट विश्व कप का यह 13वां संस्करण। कौन सा संस्करण होगा? 13वां संस्करण। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 2027 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर होस्ट कर। भारत और बांग्लादेश 2031 में आईसीसी क्रिकेट पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेंगे। तो महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल की देखते हैं। फ्रेंड, मैं हर प्रश्न के क्वेश्चन का मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता। करेक्ट आंसर 1191 ईस्वी में हो जाता। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में घुरिद, एक तुर्की जनजाति तथा पृथ्वीराज चौहान और उसके सहयोगी के नेतृत्व में राजपूतों के बीच लड़ा गया था। परिणाम यह हुआ कि जिसमें कि राजपूत सेना जीती और यह युद्ध समाप्त हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तराइन का तृतीय युद्ध यह 1215 से लेकर 1216 के बीच इल्तुतमिश और कुवाचा के बीच लड़ा गया था। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, आत्मराव पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में किस संघ की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मराव पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में की थी। करेक्ट आंसर प्रार्थना समाज हो जाता। महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते। जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मराम पांडुरंग ने की थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई, महाराष्ट्र में की गई थी। मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वर्तमान में बनाए गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इस महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था हमारा, करंट से सवाल पूछे गए थे कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर मनोज सोनी को बनाए गए थे। मनोज सोनी संघ लोकसेवा आयोग, जिसे यूपीएससी के नाम से जाना, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सिविल सर्विस डे जो मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, पॉलिटिकल से सवाल आया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 के बीच आते हैं। करेक्ट आंसर 32 से 35 हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल था, द लाइफ एंड द सोल एट द पार्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैकी गेल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, गेली के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। माइक गेली के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा पूछा गया था,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह किसने कहा था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा। करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाता। वर्ष 1916 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा इसका नारा दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा तो पुंग चोलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पुंग चोलम नृत्य का संबंध जो है यह मणिपुर राज्य से संबंधित। करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाता। पुंग चोलम मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य। पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ होता ड्रमों की गर्जना। किसका? ड्रमों की गर्जना। यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुर नृत्य की आत्मा है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है यह बार बार प्रश्न बन रहे हैं। तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है यह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से संबंधित है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नृत्य वाला पोर्शन को तो आप लोग अच्छे से देख के ही जाएंगे। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली। 1992 ईस्वी में वह पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। जनगणना से हर शिफ्ट में सवाल बन रहे थे तो आप जनगणना वाले पोर्शन को अच्छे से देख लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943, प्रत्येक 1000 महिला पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिला। लिंग अनुपात का उपयोग प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा करंट से सवाल आए थे, पूछा गया था टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। करेक्ट आंसर 2025 हो जाता। देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों में 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। सभी देशों ने 2030 तक रखा, लेकिन भारत ने जो है 2025 तक रखा। करेक्ट आंसर 2025 हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था रज किस महीने में मनाया जाता है? यानी रज पर्व जो है किस महीने में मनाया जाता है? यह रज पर्व जून महीने में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर जून हो जाता। भाई यह रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? यह भी सवाल बन जाते हैं। तो देखिए यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कौन सा? रज त्यौहार। यह जून के मध्य में पड़ता है, जो महिलाओं के रजस्वाला होने यानी कि पीरियड का त्यौहार है। उड़ीसा में इस त्यौहार को 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को पहली राजा कहा जाता है और दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को भूदाह या बसी राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय? सभी लोग जानते हैं कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। करेक्ट आंसर नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 से आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी स्थित है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में की गए थे। इसका सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह भारत उपमहाद्वीप यानी कि 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 की 16 में हुई थी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उसकी सेहत की सुरक्षा भी करनी थी। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महुआ जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसका नाम दिया गया 2.0। इसका नाम क्या दिया गया? 2.0। पहला क्या गया था 1 मई 2016 ईस्वी को 2016 में, और दूसरा क्या गया था 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महुआ जिले से क्या गया था, जिसका शुभांकर रखा 2.0 रखा था। फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित। करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाता। देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध। इसकी कुल लंबाई जो होता है 25.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में किसका संबंध राज्य सूची से संबंधित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कृषि था, तो कृषि करेक्ट आंसर जो था। कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत संविधान के अनुसूची 7 में 61 यानी कि जो है 101 संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य सूची का विषय बना। प्रारंभ में जो 66 विषय थे, इससे राज्य की जैसे पुलिस, जेल, कृषि और सिंचाई से जुड़े मामले इसमें शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? कृषि हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। योजना से स्कीम से संबंधित सवाल पूछे तो पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में की गई। तो करेक्ट आंसर 2020 हो जाता है। देख लेते पीएम स्वनिधि योजना क्या है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह एक सरकारी योजना है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्टेट वेट को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। तो देख लिए स्वनिधि योजना क्या था। इसमें क्या था, कोविड-19 महामारी से प्रभावित जो स्ट्रीट वेडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना था इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में सरोद वादक कौन है? तो सरोद वादक एक वाद्ययंत्र शब्द हर शिफ्ट में सवाल बनते हैं। तो अजमत अली खां का संबंध किससे है? सरोद वादक से संबंधित है। अजमत अली खां भारत के एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल आया था, नेक्स्ट सवाल था कि रोपण खेती कहाँ होती है? तो रोपण खेती जो होती है यह उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है। करेक्ट आंसर हो जाता है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता है। रोपण कृषि मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था? तो इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी 1877 ईस्वी में घोषित किया गया था। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इसका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था, यह सवाल रिपीटेड हो रहे हैं। पूछा था केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? केलुचरण महापात्रा का संबंध यह उड़ीसी शास्त्र नृत्य से संबंधित। करेक्ट आंसर उड़ीसी हो जाता। गुरु केलुचरण महापात्रा जिसका जन्म 1926 ईस्वी और 2004 में इसकी मृत्यु। तो उड़ीसा का पूर्ण विस्तार क्या था? उड़ीसी उड़ीसा प्रांत का एक शास्त्र नृत्य शैली है। केलुचरण महापात्रा को सन 1928 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था और वह उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं।
नेक्स्ट सवाल आता है, श्री शंकर देव किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था? श्री शंकर देव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था? यह सत्रिया नृत्य को पुनर्जीवित किया था। सत्रिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है राजस्थान, असम का एक असम का एक लोक नृत्य है। सत्रिया नृत्य असम शास्त्रीय नृत्य है। इसे महापुरुष शंकर देव ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? महादेव शंकर देव के द्वारा सत्रिया नृत्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया। करेक्ट आंसर आशा पारेख हो जाए। श्री आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता और एक निपुण भारतीय शास्त्रीय नृत्यज्ञ है। सीतामढ़ी जिले के बसबड़िया निवासी सोनू निगम को मुंबई के अंधेरी वेस्ट मयूर हॉल में आयोजित अवार्ड समारोह में उनके अच्छे पीआर को लेकर उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, भारत संविधान का किस अनुच्छेद मौलिक अधिकार वर्णित है? तो भारत संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की थी। यह कौन से भाग में आता है? भाग 3 में आते हैं। देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख ले। भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी। भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 से मौलिक अधिकारों का विवरण है। मूल रूप से भारत संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार हैं को शामिल किया गया है। इनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार ही रह गए हैं मूल संविधान में। देखिए, भारत संविधान में 6 मूल अधिकार है, जिसमें कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। पहले कितने थे? पहले जो थे यह 7 थे और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1979 ईस्वी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है बुक एंड ऑथर से। द इनहेरिटेज ऑफ लॉन्स। द इनहेरिटेज ऑफ लॉन्स किसके द्वारा लिखा गया? यह किरण देसाई की पुस्तक का नाम। किसकी पुस्तक का नाम? किरण देसाई के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल हमारा दिन और रात की अवधि कब समान होती है? तो दिन और रात की अवधि जो थी 21 मार्च और 23 दिसंबर को समान होती है। तो याद रखेंगे कब दिन और रात बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी भूमध्य रेखा के बिल्कुल सूर्य के सामने पड़ती है, जिससे कि दिन और रात बराबर हो जाती है। इसके बाद सर्दियों में आने की आहट शुरू हो जाती है और दिन छोटी छोटी और रात लंबी होने लगती है। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीच से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष के दौरान दिन और रात लंबाई क्या होती है? दिन और रात की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है लगभग जो है 12 घंटे के लिए दिन और 12 घंटे के लिए रात होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, स्थानांतरित खेती को झूम खेती कहाँ कहा जाता है? तो स्थानांतरित खेती को झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह खेती की जाती है। करेक्ट आंसर उत्तर पूर्व भारत हो जाता। देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए, यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। खेती के इस तरीके को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसके कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। यह स्थानीय कृषि की खेती की प्रणाली है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डोपिंग पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी राष्ट्रीय संस्था स्थित है? तो डोपिंग का नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी संस्था करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए,
डोपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। भारत सरकार ने खेलों में डोपिंग से संबंधित मामले से निपटने के लिए साल 2005 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन किया था। कब किया गया? तो 2005 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था? यह जो है उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। किसमें? ओलंपिक 2021 में। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीत का इतिहास रच दिया। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा भारतीय बने। पहला कौन थे? पहला यह थे अभिनव बिंद्रा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। स्पोर्ट्स से सवाल यह था, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू का संबंध यह भारोत्तोलन से संबंधित। करेक्ट आंसर भारोत्तोलन है। साइखोम मीराबाई चानू का जन्म जो हुआ था यह 8 अगस्त 1994 से। भारतीय भारोत्तोलन एक खिलाड़ी, इसका जन्म जो हुआ था 8 अगस्त 1994 में, और इसका संबंध जो है यह एक भारोत्तोलन खिलाड़ी है तथा वे मणिपुर से बिलोंग करते हैं। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 49 किलो वर्ग में जो है रजत पदक जीता था। 49 वर्ग किलो वेटलिफ्टर के साथ जो है इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? यह मणिपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, देखिए फ्रेंड, चमचारकूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो चमचारकूट त्यौहार यह मिजोरम राज्य में मनाया। करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाता। चमचरकूट मिजोरम भारत का एक त्यौहार है। यह मार्च के दौरान जून कृष्ण में सबसे कठिन कार्य को पूरा करने के बाद यह मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में। कौन सा त्यौहार? चमचारकूट त्यौहार। इसको अच्छे से ध्यान में रखें फ्रेंड। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं आ रहा है तो उसको लिख कर 1-2 बार उसको रिपीट कर लेंगे, तब याद हो जाएंगे फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भाषा यह पाली हो जाती है, और जो जैन धर्म से संबंधित भाषा है वह प्राकृतिक होती है। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख ग्रंथ है जिसमें त्रिपिटक कहा जाता था, जिसे शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, यह 3 पिटक इसके अंतर्गत आते हैं। शुद्ध पिटक बुद्ध के प्रवचन शब्द, विनय पिटक या मठवासी नियम, और धम्म पिटक जो है यह किससे रिलेटेड? विद्वत्तापूर्ण विश्लेषणात्मक कार्य से संबंधित है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल हमारा चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दी गई दान की भूमि को ब्रह्मादेय के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर ब्रह्मादेय हो जाता। चोल काल में ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि से चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मोदय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था 1855 और 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1855 से लेकर 1856 के मध्य कौन सा विद्रोह हुआ था? यह संथाल विद्रोह हुआ था। करेक्ट आंसर संथाल विद्रोह हो जाता। 1855-1856 के अंतर्गत जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाला 2 भाई, जिसमें सिदो और कहनू, ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों ने इन विद्रोह को ऐसे कुचला कि जलियांवाला कांड भी छोटा पड़ जाता है। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संथालियों को गोली से भून डाला था। यह विद्रोह देख लेते, यह विद्रोह कहाँ हुआ था? यह विद्रोह संथाल विद्रोह यानी कि झारखंड राज्य के केंद्र शासित एक आदिवासी समूह है। भारत में हुआ यह पहला किसान विद्रोह था। विद्रोह में को 1793 अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के लिए यह जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था हमारा,
ये पूछा था लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता डायप्टर होती है। देखिए लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता पावर बराबर क्या होता है 1/f, यानी कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, यानी कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की एसआई मात्रक कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हैं। यह जो निकाला जाता है मीटर में निकाला जाता है, अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं 100/f कर लेते थे, तो वह सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्षमता को ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण देख लेते हैं बातें। भारतनाट्यम जैसे तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कथकली यह केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत का, मोहिनीअट्टम यह केरल का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। सभी शास्त्रीय नृत्य को अच्छे से ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यह मानसीरा हो जाता। अगर कम वर्षा वाला पूछे तो वह मेघालय हो जाता, लेह होता, सॉरी लेह हो जाता। मानसीरा पूर्वोत्तर भारत का मेघालय राज्य में के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर जो शिलोंग से जो है 16.9 किलोमीटर दूर है। राम में जो है भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, और दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लद्दाख में होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ज्योग्राफी से सवाल तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, भोर का ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसे सांझ का तारा पृथ्वी की बहन के भी नाम से जाना जाता है। देखिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ती, इसलिए इसे शाम का तारा, भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है राज्य के मुखिया को क्या कहते हैं, तो राज्य के मुखिया को या राज्यपाल के नाम से जान, करेक्ट आंसर राज्यपाल हो जाता। भारत के राज्यों के संवैधानिक मुखिया को राज्यपाल के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर राज्यपाल हो जाता फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये सवाल रिपीटेड हुए हैं, तो अच्छे से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से संबंधित, PR श्रीजेश का संबंध यह हॉकी खेल से संबंधित, करेक्ट आंसर हॉकी हो जाता। PR श्रीजेश एक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी है, वह भारत हॉकी टीम में गोलकीपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए दशहरा का दूसरा नाम पूछा गया था, दशहरा का दूसरा नाम यह विजयदशमी या आयुध पूजा के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाए विजयदशमी अगर ऑप्शन में होगा तो विजयदशमी होगा, या आयु धर्म पूजा होगा तो आयु धर्म पूजा मारेंगे आप लोग। दशहरा को विजयदशमी या आयुध धर्म पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा रावण का वध करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जबकि विजयदशमी देवी दुर्गा तथा महिषासुर की हत्या के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में, विजयदशमी के नाम से क्या जाना जाता है, जिसमें कि महिषासुर की हत्या दुर्गा माता जी ने करती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, पूछा गया था आलमगीर की उपाधि किसने धारण कर ली थी, तो आलमगीर की उपाधि यह मुगल बादशाह औरंगजेब ने धारण, करेक्ट आंसर औरंगजेब हो जाता। आलमगीर की उपाधि धारण करते हुए औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 से खुद को सम्राट के रूप में ताज पहनाया। मुगल साम्राज्य के छठे शासक और औरंगजेब को आलमगीर अर्थात विश्व विजेता कहा जाता है। उनका शासनकाल 49 वर्षों तक चला और उन्हें व्यापक रूप से अंतिम और प्रभावी मुगल सम्राट माना जाता है। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे आगे आने वाली शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट सवाल आया था
जागोई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो जागोई लोक नृत्य यह मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य, करेक्ट आंसर मणिपुर है। मणिपुरी नृत्य को जागोई नाम से जाना जाता है। यह प्रमुख भारत शास्त्रीय नृत्य के रूप में एक है, प्रमुख भारत शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था धोलावीरा किस राज्य में स्थित? धोलावीरा वीरा कहाँ? गुजरात। यह सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल यह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के लूनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट को साइट यानी कि आधिकारिक तौर पर 1967-1968 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी द्वारा यह खोजी गई थी। यह 8 प्रमुख हड़प्पा साइटों में से 5वां सबसे बड़ा साइट माना जाता है, यानी कि स्थल माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था आर्टिकल से सवाल पूछे, हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड आर्टिकल से संबंधित एक बार रिवाइज कर लेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आते हैं। जैसे अंतकरण की स्वतंत्रता या धर्म के स्व पेश या आचरण का प्रचार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आते हैं। किसी भी धर्म के प्रचार या करों में से भुगतान की मुक्ति अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आते हैं। और जो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। यह सभी आर्टिकल आप लोग ध्यान में रखेंगे फ्रेंड, आगे आने वाले जिनका भी एग्जाम है। नेक्स्ट सवाल आया था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक जेम्स मिल है। करेक्ट आंसर जेम्स मिल हो जाते हैं। जेम्स मिल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। जेम्स मिल यह स्कॉटलैंड के इतिहासकार, राजनीतिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। डेविड रिकार्डो के साथ उन्होंने क्लासिकल अर्थात अर्थशास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहासों की 3 अवधियों में विभाजित किया है, जिसमें कि ईसाइत शामिल नहीं है। जिसमें कौन सा नहीं है? ईसाइत शामिल नहीं है। जेम्स मिल का जन्म 1773 ईस्वी में हुआ था। उनकी महत्तम साहित्य कृति ब्रिटिश भारतीय इतिहास द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश थी और यह वर्ष 1817 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था करंट से सवाल, फार्मूला 1 रेस 2022 का खिताब किसने जीता था? फार्मूला 1 रेस 2022 का खिताब यह सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता। करेक्ट आंसर सर्जियो पेरेज है। रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज जो मेक्सिको से संबंधित, इसको भी आप लोग ध्यान में, कहाँ के ड्राइवर? यह मेक्सिको के ड्राइवर। यह किसके ड्राइवर? रेल बुल रेसिंग के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, पूछा कि तो वर्तमान भारत के महानवादी कौन है? तो वर्तमान भारत के महानवादी जो आर वेंकटरमण। करेक्ट आंसर आर वेंकटरमण। भारत के वर्तमान महानवादी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। और आर वेंकटरमण भारत का 15वें अटॉर्नी जनरल है। भारत के प्रथम महानवादी कौन थे? MC सेतलवाड़ थे। करेक्ट, प्रथम महानवादी पूछे, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड, प्रथम महानवादी कौन थे? MC सेतलवाड़ थे। करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, भारत की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो भारत की पार्लियामेंट का नाम यह संसद है, सभी लोग जानते हैं। भारत संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल में संसद कहा जाता है। भारत संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, यह सभी संसद के 3 हैं। तो संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग। करेक्ट आंसर संसद हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था, हिमालय की उत्तर पूर्व श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के उत्तर पूर्व श्रृंखला को यह महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत सबसे उत्तरी श्रृंखला को महान हिमालय के नाम से
जाना जाता है। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। मान हिमालय के उत्तर की ओर या बाहरी ओर स्थित होने के कारण इसे पहाड़ हिमालय कहा जाता है। इसे ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कैलाश श्रेणी, इसके अंतर्गत मान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन श्रेणी आते हैं, जैसे हो गया कैलाश श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम श्रेणी, ये सभी जो है मान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी के कारण हो जाता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होती है। इसे थायमिन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, थायमिन की कमी हो जाती है और विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। इसको भी आप लोग ध्यान, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B थायमिन। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है सरोजा वेदनाथन को कालिदास पुरस्कार कब दिया गया था। तो सरोजना वेदनाथन को जो है 2009-10 के बीच जो है यह कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए फ्रेंड, सरोजा वेदनाथन जिनका जन्म जो हुआ था 19 सितंबर 1937 में कर्नाटक में होता, कोरियोग्राफर थी और गुरु और भरतनाट्यम उल्लेखनीय प्रतिपादक है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल था मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोची में स्थित। करेक्ट आंसर केरल के कोची हो जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड भारत सरकार का एक मसाला से संबंधित विनियामक एवं निर्यात संवर्धक एजेंसी है। इसका मुख्यालय केरल के कोची में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो होती है 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 रामकृष्ण परमहंस श्री स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। इस मिशन की स्थापना में केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार, रामकृष्ण मिशन दूसरे सेवा और परोपकार के, देखिए वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार और रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे आगे आने वाले शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच मानी। भारत में यह वित्तीय वर्ष एक वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च में समाप्त हो जाती है। फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।